हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 8 मार्च 2014 कोलालमपुर से उड़ान भरने वाला मलेशियन एयरलाइन MS-370 में सवार सभी 239 जिंदगियां इस बात से अनजान थे कि ये फ्लाइट उनकी आखिरी फ्लाइट होने वाली है। न सिर्फ आखिरी, बल्कि वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसने वाले हैं जिसका तोड़ आने वाले दशकों तक भी नहीं मिलने वाला। मलेशियन 370 हो ची मिन ATC को 12009 पर संपर्क करें, आगे वो आपको गाइड करेंगे। गुड नाइट, पायलट ने जवाब देते हुए कहा। गुड नाइट। ATC और पायलट की ये आखिरी बातचीत थी। इसके बाद ये प्लेन समुद्र की गहराइयों में कहीं दफन हो गया। न कोई मेडे कॉल, न क्रैश का कोई सबूत। प्लेन कहाँ गया, इस बात का पता आज भी नहीं चल पाया है। 12 साल से भी अधिक समय होने चला, पर MS-370 आज भी एक राज है। समय समय पर कई सारी थ्योरीज आई, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया प्लेन के लोकेशन का पता लगाने के लिए, लेकिन हर थ्योरी गलत साबित हुई। प्लेन कहाँ है हमें कभी पता चल ही नहीं पाया। ऐसे में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि आखिर क्यों ये प्लेन इतना मिस्टीरियस है। कैसे इतने एडवांस टेक्नोलॉजी भी MS-370 के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आइए पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। MS-370 की बात हम ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। प्लेन के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आज ये बात हम सभी को पता है। इसलिए ये वीडियो पूरा सर्च ऑपरेशन पर ही फोकस्ड रहेगा। अगर आपको स्टोरी जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। हादसे के बाद साल 2014 से अब तक कई बार प्लेन को ढूंढने की कोशिश किया जा चुका है। शुरुआती सर्च में प्लेन को लास्ट लोकेशन के आसपास खोजा जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि भले ही पायलट ने रात के 1:07 पर आखिरी बातचीत किया और कुछ मिनटों बाद ये प्लेन रडार से गायब हो गया, लेकिन ये प्लेन उस वक्त क्रैश नहीं हुआ था। ये प्लेन तो रात भर उड़ान भरता रहा। प्लेन रडार से गायब तो बस इसलिए हुआ क्योंकि प्लेन के ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया गया था। एक अनुमानित डेटा के हिसाब से रात के करीब 1:30 बजे से सुबह के 8:19 तक ये प्लेन उड़ता रहा। यही वजह है कि 8 से 9 घंटों में ये प्लेन किस दिशा में गया, ये आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया। आखिर प्लेन को इस विशाल समुद्र में खोजे तो कहाँ खोजे। ये अंधेरे कमरे में एक छोटी सी सुई ढूंढने के बराबर था। यही वजह है कि प्लेन एक दशक के बाद भी नहीं मिल पाया। लेकिन फिर आया साल 2025 एक नई उम्मीद के साथ। उम्मीद MS-370 को फिर से ढूंढ निकालने की। एक रोबोटिक कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने मलेशियन गवर्नमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि अगर प्लेन मिल जाता है तभी हम पैसे लेंगे, नहीं तो पैसे मत देना। इनके पास दुनिया के सबसे आधुनिक ऑटोमेटेड सबमरीन है और प्लेन को ढूंढने की एक नई तकनीक। पर आखिर ऐसी कौन सी तकनीक इनके हाथ लग गई जिससे ये इतने श्योर हो गए कि हम प्लेन को ढूंढ लेंगे और नो फाइंड नो मनी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। दरअसल ओशियन इन्फिनिटी ने कॉकपिट के नीचे नोज गियर के आगे एवियोनिक्स बे का सहारा लिया। इसमें लगा होता है SDU यानी कि सैटेलाइट डेटा यूनिट। जब प्लेन का इंजन स्टार्ट रहता है तो ये SDU सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। इस SDU के डेटा से पता चलता है कि जब प्लेन रडार से गायब हुआ उसके आधे घंटे बाद ऑलमोस्ट 2:30 बजे SDU लॉग ऑन हुआ, यानी कि चालू हुआ। जब प्लेन में किसी वजह से पावर कट हो जाता है, पावर कट होने के बाद जब दोबारा इलेक्ट्रिसिटी आ जाए तो ये SDU रीस्टार्ट हो जाता है। इसके बाद ये दोबारा से सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है। इसी को लॉग ऑन कहा जाता है। ये SDU हमेशा सैटेलाइट से कनेक्टेड रहता है। इसका कनेक्शन बस तभी टूट सकता है जब प्लेन में पावर कट हो जाए और प्लेन को पावर मिलता है प्लेन के इंजन से। पावर कट होने के बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाए तो दोबारा से SDU रीस्टार्ट हो जाता है और वापस सैटेलाइट से कनेक्शन बना लेता है। ऐसे में सैटेलाइट को एक मैसेज जाता है कि लॉग ऑन। MS-370 के केस में रात के करीब 2:30 बजे ये SDU लॉग ऑन हुआ। उसके बाद दूसरी बार लॉग ऑन हुआ सुबह के 8:19 में, यानी कि सुबह के 19 मिनट तक प्लेन का इंजन सही सलामत था और वो प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा था। इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं कि यही वो समय था जब प्लेन में फ्यूल खत्म हो गया होगा। नतीजा इंजन बंद हो गया। इंजन के बंद होते ही प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो गया और SDU ऑफ हो गया। लेकिन क्योंकि प्लेन में इमरजेंसी जनरेटर होता है, इसलिए दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चालू हो गया और प्लेन का SDU फिर से रीस्टार्ट हो गया।
जिसकी जानकारी सैटेलाइट ने कैप्चर कर लिया। नोटिस करने वाली बात यह है कि एसडीओ कभी भी अपने आप रीस्टार्ट नहीं होता, ये तभी रीस्टार्ट होगा जब पावर इंटरप्शन होगा। इस एसडीओ ने ये तो क्लियर कर दिया कि प्लेन रडार से गायब हुआ, उसके बाद भी ये कई घंटों तक उड़ान भरता रहा और सुबह 8:19 के बाद ये क्रैश हुआ। लेकिन ये क्रैश कहाँ पर हुआ? इन्वेस्टिगेटर्स ने इसका जवाब सैटेलाइट के डेटा से ही निकाला। इसे समझने के लिए हमें इनमर्सिड सैटेलाइट के बारे में समझना पड़ेगा। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, BTO यानी कि बर्स्ट टाइमिंग ऑफसेट, BFO बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट और SDU यानी कि सैटेलाइट डेटा यूनिट, जिसके बारे में अभी अभी हमने समझा। बात करें BTO की तो ये सैटेलाइट से प्लेन के डिस्टेंस का पता लगा सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है कि मान लो सैटेलाइट ने कहा कि प्लेन हमसे 500 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसे केस में प्लेन 500 किलोमीटर की दूरी पर कहीं भी हो सकता है। 500 किलोमीटर के दायरे में पूरे एरिया में अगर हम खोजें तो एक बड़ा सा सर्कल बन जाएगा। ऐसे में बर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफसेट हेल्प करता है ये अंदाजा लगाने में कि प्लेन से सिग्नल किस दिशा से रिसीव हो रहा था। इस दिशा के जरिए सर्च टीम को एक अनुमानित एरिया मिल गया जहां पर वो प्लेन की खोजबीन कर सकते थे। अब बस आखिरी कंफ्यूजन ये थी कि प्लेन 800 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ता है, ऐसे में प्लेन कहां पर क्रैश हुआ, ये जानने के लिए लास्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन के डेटा का पता लगाना था। आखिरी बार प्लेन ने कब सैटेलाइट को सिग्नल भेजा था। अब देखो यहाँ पर मैं पिछले कुछ मिनटों से सैटेलाइट कम्युनिकेशन बोले जा रहा हूँ, लेकिन ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे हैं। ये हमारे फोन के जैसे एक्यूरेट लाइव लोकेशन नहीं भेज सकता। इसे ट्रैकिंग के पर्पज से बनाया नहीं गया था, लेकिन MS-370 के केस में कोई सबूत ही नहीं है, इसलिए जबरदस्ती इन सैटेलाइट से डेटा निकाला गया। ये कितना एक्यूरेट है ये जानकर आप चौंक जाओगे। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इनमर्सिड सैटेलाइट स्टेशन है। ये लगभग 1 घंटे में एक पिंग सेंड करता है सैटेलाइट तक। इसे हैंडशेक भी कहा जाता है और सैटेलाइट वो पिंग प्लेन तक भेजता है। प्लेन में लगा SDU अगर ऑन है तो वो इस पिंग को एक्नॉलेज करता है कि हाँ हमें मैसेज मिल गया। जैसे व्हाट्सएप में मैसेज डिलीवरी के बाद मैसेज अगर पढ़ लिया गया हो तो भेजने वाले के फोन में ब्लू टिक हो जाता है। ऐसे में मैसेज भेजने वाले को पता चल जाता है कि हाँ फोन ऑन है, फोन का डेटा ऑन है, फोन का व्हाट्सएप ऑन है। ठीक उसी तरह सैटेलाइट को प्लेन के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद ये सैटेलाइट फिर से पिंग को ऑस्ट्रेलिया भेजता है कि हाँ सब कुछ सही है। ऐसा 1 घंटे में सिर्फ एक बार होता है, इसलिए पिंग मिलने के 1 घंटे बाद प्लेन कहाँ गया, नो आइडिया। इस पूरे सफर के दौरान MS-370 ने 7 बार पिंग का जवाब दिया, इसलिए अंदाजा यही लगाया जाता है कि 8वां पिंग रिसीव करने से पहले प्लेन क्रैश हो गया होगा। इसी 7th पिंग को नाम दिया गया 7th आर्क, जहां प्लेन की मिलने की संभावना सबसे अधिक थी। ओशियन इन्फिनिटी की टीम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे कि प्लेन का मलबा हमें 7th आर्क में ही मिलेगा। मार्च 2025 में इन्होंने प्लेन को ढूंढने के लिए आर्माडा को समुद्र में उतार दिया। ये समुद्र की गहराइयों में जाकर समुद्र के तल की HD पिक्चर लेने लगा। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान मौसम ने कई बार टांग अड़ाया, कई बार सर्च ऑपरेशन को रोका गया और फिर से स्टार्ट किया गया। इस तरह से ये सर्च ऑपरेशन जनवरी 2026 तक चला। इतने महीनों के सर्च के बाद इसने 1,40,000 वर्ग किलोमीटर का नक्शा बना लिया। हर एरिया की बारीकी से छानबीन किया गया, पर फिर भी नतीजा कुछ भी नहीं। फाइनली ओशियन इन्फिनिटी ने मार्च 2026 को ये साफ साफ कह दिया कि हमने पूरी जी जान लगा दिया, सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया, पर फिर भी हम प्लेन को नहीं खोज पाए। इस बयान के साथ एक बार फिर से 239 परिवारों की उम्मीदें टूट गई। 12 साल बाद भी ये सवाल कायम है कि उस रात आखिर कॉकपिट में क्या चल रहा था। तकनीक हमें वहां तक ले गई जहां पहले हम कभी भी नहीं पहुंच पाए। MS-370 के इतने करीब पहुंचने के बाद भी प्लेन के मलबे का कुछ भी पता नहीं चल पाया। भले ही हम इंसानों ने अंतरिक्ष में गोते लगाए हों, लेकिन समुद्र की गहराई आज भी हम इंसानों से परे है। शायद आने वाले सालों में हम और भी बेहतर AI और अंडर वाटर रोबोटिक्स की मदद से फ्यूचर में MS-370 की गुत्थी को सुलझा पाएंगे। इस पूरे सर्च ऑपरेशन ने हमें ये सिखा दिया कि शायद अभी हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम प्लेन के मलबे तक पहुंच पाए। फाइनली एक निराशे के साथ इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया और कुदरत के आगे टेक्नोलॉजी ने दम तोड़ दिया।
इस सर्च ने खोजी दल को बहुत सारे सीख दे गया। क्यों MS-370 इतना मिस्टीरियस है? आने वाले कई सालों तक ये राज बना रहेगा। जब समुद्र को हम देखते हैं तो हमें पानी का एक समतल वाटर सरफेस दिखाई देता है, लेकिन अगर हम समुद्र के तल में गोता लगाएं तो हमें समुद्र की एक अलग ही दुनिया दिखाई देगी। एक ऐसी दुनिया जहां विशालकाय पर्वत है, गहरी गहरी खाई है। एक सोनार अगर ऐसे एरिया को स्कैन करेगा तो ऊंचे समुद्री पर्वत के ऑपोजिट एक शैडो बन जाएगा। सिमिलरली अगर HD तस्वीरें भी ली जाए तो शायद हजारों ऐसी जगह मिलेगी जहां कैमरा नहीं पहुंच पाएगा। अगर इन साइलेंट जोन में प्लेन का मलबा रहा तो शायद वो हमें कभी ना मिले। 7th आर्क में समुद्र बहुत गहरा है, ऑलमोस्ट 7.5 किलोमीटर डीप। अगर प्लेन इतनी गहराई में होगा तो ना तो कोई कैमरा कैप्चर कर पाएगा और ना ही कोई सोनार। ओशियन इन्फिनिटी ने कहा कि 72.79 स्क्वायर किलोमीटर ऐसा है जहां पर हम नहीं खोज सके। हो सकता है उन्हीं एरिया में कहीं प्लेन का मलबा हो। अगर 7th आर्क के बाद प्लेन सीधा उड़ा होगा तभी ये थ्योरी काम करेगी, क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन अंदाजे से काम कर रही थी। वो ये मान के चल रहे थे कि 7th आर्क के बाद भी प्लेन सीधा उड़ रहा होगा। अगर पिंग सेंड करने के बाद प्लेन ने डायरेक्शन चेंज किया होगा तो प्लेन के लोकेशन का पता लगा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कुल मिलाकर कहें तो ये वही बात हो गई कि एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और हेलीकॉप्टर में बैठा एक शख्स एक छोटी सी सुई ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। अब आप कहोगे कि भाई अभी आपने इनमर्सेड सैटेलाइट डेटा BTO, BFO, SDU के बारे में जो बताया, क्या वो जुमला था? तो देखो दोस्त, ये जुमला नहीं है। ये इनमर्सेड डेटा ने पहली बार हमें MS-370 के इतने करीब ले गया। नहीं तो एक्चुअल मलबा और खोजी दल में आसमान और जमीन का फर्क था। सबसे पहली बात यह कि इनमर्सेड डेटा एक कम्युनिकेशन सिस्टम है, ना कि GPS के जैसे ट्रैकिंग सिस्टम। ये हमारे स्मार्टफोन का 1% भी नहीं है और प्लेन की दूरी सैटेलाइट से जितनी अधिक होगी कैलकुलेशन में उतना ही एरर आएगा। MS-3 के केस में एक छोटा सा एरर 20 से 50 किलोमीटर एरर बता सकता है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस तरह का एरर होना आम बात है, क्योंकि धरती में एटमॉस्फेयर होता है जो सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा टेम्परेचर के उतार चढ़ाव में भी सिग्नल में एरर होने की संभावना बढ़ जाती है। साफ शब्दों में कहें तो ये ट्रैकिंग के लिए बना ही नहीं है। हम भले ही MS-370 के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, पर हमारे देखने का नज़रिया इतना छोटा है कि शायद हम MS-370 तक आने वाले दशकों में भी नहीं पहुंच पाएंगे, चाहे हम कितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों न बना ले। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता MS-370 कहां पर है।